औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक एडुकेट टू सक्सेस फॉर ऑल राउंड। तो आज हम प्रोटीन का लेक्चर जो है पढ़ेंगे, प्रोटीन के अबाउट। तो पहले हम पढ़ चुके हैं, आगे हम प्रोटीन की तरफ आते हैं। तो प्रोटीन में हमारे पास क्या है कि प्रोटीन जो है ग्रीक वर्ड है, प्रोटियोस से लिया गया है। प्रोटियोस का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। और उसके बाद प्रोटीन जो है हमारे पास क्या है, कह सकते हैं कि ये हमारे पास पॉलीमर है। किसका? अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स का पॉलीमर कैसे है, जैसे कि हमारे पास हमने पहले भी पढ़ा कि जैसे हम सेल का एग्जांपल लेते हैं कि सेल क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है लाइफ का। इट मीन्स कि हमारे पास सेल्स मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। किस तरीके से, जिस तरीके से हम कहते हैं कि एक जो हमारे पास ईंट है, दूसरी ईंट से मिलकर हमारे पास क्या बनाती है, दीवार बनाती है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है एक जो अमीनो एसिड्स होगा दूसरे अमीनो एसिड से मिल के हमारे पास प्रोटीन बनाएगा। जैसे हम कहते हैं एक जो भी ईंट है हमारे पास, एक एक वो ईंट हमारे पास है अमीनो एसिड्स, वो सारी मिलके हमारे पास एक दीवार बना रहे हैं। इट मीन्स ये हमारे पास क्या बना रहे हैं, प्रोटीन्स बना रहे हैं, अमीनो एसिड्स। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मोनोमर्स क्या है, मोनोमर्स क्या है प्रोटीन के, तो आंसर होगा जो है अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स जब हमारे पास अरेंज होते हैं पर्टिकुलर मैनर में, तो एक परफॉर्म करते हैं कोई डेफिनेट फंक्शन। वो फंक्शन होता है उनका ग्रोथ में। तो ये जो ग्रोथ हो जो टिश्यूज़ है उनकी मेंटेनेंस में हेल्प करते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्रोटीन। और उसके बाद है कि प्रोटीन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि इस चैप्टर में हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में पढ़ेंगे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हमारे पास जो है दूसरा ये है कि हमने ड्राई वेट पढ़ा था कि दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पार्ट ऑफ द ड्राई वेट ऑफ सेल। तो ड्राई वेट क्या था कि वाटर को अगर हम सेल से करते हैं एवापोरेट, जो वेट बचेगा हम उसे कहते हैं ये ड्राई वेट है। तो ये ड्राई वेट जो है वो क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई वेट में हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए हमें कहते हैं कि ये जो है हमारे पास एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है। उसके बाद हम आते हैं कि प्रोटीन्स पे, प्रोटीन्स जो है किन कंपाउंड पे कंसिस्ट होता है। तो प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और समटाइम्स सल्फर पे भी कंसिस्ट होता है। अब ये जो इसकी नाइट्रोजन की प्रेजेंस है, यानी इसमें नाइट्रोजन जो है क्या होता है कि इसकी नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की प्रोपोर्शन ज़्यादा होने की वजह से इसे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड भी कहा जाता है। अब प्रोटीन जो है हमारे पास ये है कि बिल्डिंग ब्लॉक है टिश्यूज़ के, यानी टिश्यूज़ को बिल्डअप करते हैं, टिश्यूज़ को बनाते हैं। और उसके बाद जो है मेनी बॉडी ऑर्गन्स, जैसे बॉडी के जो भी पार्ट्स है वो बनाते हैं। लाइक हेयर्स में हमारे में जो है प्रोटीन वो हेल्प करता है ग्रोथ में, नेल्स में, और उसके बाद जो बर्ड्स होते हैं उनके फीदर्स में। तो ये हमारे पास प्रोटीन पाया जाता है। और उसके बाद हम कौन सी चीज़ें हैं जो कि हमारे पास सोर्स है प्रोटीन का, जिससे हम, यानी प्रोटीन को जिससे हम गेन करते हैं, हमें प्रोटीन मिलता है। तो वो कौन कौन से हैं कि वो हमारे पास मीट है, फ़िश है, मिल्क है, पल्स है, और उसके बाद ये जो है हमारे पास एक मेजर सोर्स है प्रोटीन के। अब हम आते हैं अमीनो एसिड पे। तो अमीनो एसिड क्या है हमारे पास, अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के। अब अमीनो एसिड किस तरीके से बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन के, ये पहले भी हमने पढ़ा कि ये हमारे पास प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल है या पॉलीमर है किसके, अमीनो एसिड्स के। सेम मैंने जैसे एग्जांपल दी, एक ईंट मिलके दीवार बनाती है, इसी तरीके से अमीनो एसिड्स मिलके हमारे पास प्रोटीन्स बनाएंगे। अब हमारे पास एक ईंट, जाहिर है एक ईंट जो है दूसरी ईंट से किससे कंसिस्ट है, हम कहते हैं कि ना वो सीमेंट बीच में लगाते हैं कि इस तरीके से ये ईंट जो है हमारे पास इस ईंट से मिलेगी। तो इधर क्या होता है कि इसके सीमेंट के तौर पे कोई एक बॉन्ड होता है जो कि हमारे पास एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से जो है जोड़ता है। तो वो बॉन्ड, वो लिंकेज हमारे पास कहलाती है पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड जो है हम ऐसे कह सकते हैं, क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, एंट्री में भी कभी आ चुका है पास में, कि जो अमीनो एसिड की लिंकेज है वो कौन सी लिंकेज है, या प्रोटीन में कौन सी लिंकेज पाई जाती है, कौन सी पेप्टाइड लिंकेज और पेप्टाइड बॉन्ड। तो वो क्या होता है, दो अमीनो एसिड्स कंसिस्ट होते हैं किस पे, दो अमीनो एसिड जो आपस में मिलते हैं, इस बॉन्ड की वजह से मिलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये भी है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड दूसरे अमीनो एसिड से मिले हुए हैं, वो उनकी सीक्वेंस की बात की जा रही है कि उनकी सीक्वेंस भी यूनिक सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो यूनिक सीक्वेंस में ये मिले होते हैं, और इस यूनिक सीक्वेंस की वजह से वो अमीनो एसिड जो है दूसरे अमीनो एसिड से चेंज हो जाता है उसकी सीक्वेंस की वजह से। अब हमारे पास क्या है कि हमारे पास टोटल 20 बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से हम कहते हैं कि 10 एसेंशियल होते हैं, 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। अब हम इसकी स्ट्रक्चर पे आते हैं कि ये हमारे पास किस में पाए जाते हैं, वायरस टू ह्यूमन बीइंग, सब में हमारे पास प्रोटीन जो है वो पाया जाता है, क्योंकि वायरस में भी प्रोटीन तो प्रेजेंट होता है ना, उनके आरएनए में, डीएनए में उनका जो कैप्सिड बना होता है, कैप्सोमेयर्स, और उसके बाद जो है उनका कोट होता है, प्रोटीन कोट। तो प्रोटीन पाया जाता है, ज़ाहिर प्रोटीन किससे मिला है, अमीनो एसिड से मिलके बना है। अब हम अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पे आते हैं कि अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या होती है। अमीनो एसिड में क्या होता है कि एक कार्बन है, तो कार्बन पे डायरेक्टली कार्बन से कहीं अगर हाइड्रोजन अटैच होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, अल्फा कार्बन है। तो ये कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन कहलाएगा और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच होगा। अब हमारे पास क्या होगा कि एक साइड पे होगा एक ग्रुप अटैच, जिसे कहेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होगा, COOH।
और उसकी दूसरी साइड हमारे पास अमाइनो ग्रुप मौजूद होगा, जिसे हम अमाइन ग्रुप भी कहा जाता है। ये अमाइनो ग्रुप है, इसे हम अमाइन ग्रुप भी कहते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, ये NH2 है। अगर हम H2N लिखें या NH2 लिखें सेम बात होगी, अमाइन ग्रुप है हमारे पास। तो एक साइड अमाइन ग्रुप, एक साइड कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये दोनों जो है हमारे पास कंसिस्ट होते हैं। और एक ये R जो मौजूद है जिसे कहते हैं हम रेडिकल, ये इसी रेडिकल के चेंज होने की वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से होता है चेंज। अब ये क्या है हमारे पास, इधर हमारे पास रेडिकल आ गया, तो रेडिकल ये सब में चेंज होता है। अब हमारे पास होता क्या है कि ये जो 20 अमीनो एसिड्स हैं वो सेम फार्मूलाज के हैं एक्सेप्ट आर ग्रुप। जैसे मैंने पहले भी बताया, इधर आर जो है वो वेरिएबल होता है, आर चेंज होता है। इस आर के चेंज होने की वजह से किसी आर में यहाँ पे एच होगा, किस में क्या होगा कि मीथेन ग्रुप होगा, यानी जो है CH3 होगा जो है। उसके बाद कहीं पे हमारे पास CH2OH होगा, जैसे ये एग्जांपल दिए गए हैं ग्लाइसिन। देखें ये स्ट्रक्चर सेम, अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक, अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक, अमाइन ग्रुप कार्बोक्सिलिक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। सिर्फ डिफरेंस किस में है, इधर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इधर जो है CH3 यानी मिथाइल प्रेजेंट है, और इधर जो है CH2OH प्रेजेंट है, यानी इथाइल अल्कोहल ग्रुप जो एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। OH मीन्स एल्कोहलिक। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, सीरिन, ये जो भी हमारे पास वेरिएबल हो रहे हैं जस्ट आर की वजह से हो रहे हैं। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज पे। तो पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है कि जो पेप्टाइड लिंकेज है हमारे पास, इधर हमारे पास ग्लाइसिन दिया है, ग्लाइसिन पे हाइड्रोजन, एलेनिन पे मीथेन। तो ये दोनों हमारे पास मिल के जब ये मिलते हैं तो किस तरीके से हमारे पास लिंकेज बनेगी। लिंकेज ऐसे बनती है कि ये जो हमारे पास अमाइन ग्रुप का नाइट्रोजन, अमाइन ग्रुप का जो हमारे पास नाइट्रोजन है, और जो हमारे पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप का ये कार्बन है, इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमारे पास लिंकेज बनती है। जैसे ये देखें, इधर हमारे पास क्या है कि जो है कार्बन दिया गया है कार्बोक्सिलिक का, ये COOH इस तरीके से कार्बोक्सिलिक कहलाता है। तो C इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है, और ये N जो है इस अमाइन ग्रुप का, NH2 का N है। तो अमाइन का N जैसे इधर है ना ये वाला, ये N और इनका कार्बोक्सिलिक का C, इन दोनों के बीच में लिंकेज बनती है हमारे पास। इट मीन्स एक इसका कार्बन और ये जो है ना ये नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में लिंकेज बनती है, जो कि हमारे पास पेप्टाइड लिंकेज कहलाती है। और अब हमारे पास क्या है, अगर 2 अमीनो एसिड मिलेंगे तो डाईपेप्टाइड कहलाएगी, अगर हमारे पास जो है इस तरीके से बहुत सारे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड कहलाएगी। तो हम उसे कह सकते हैं कि वो ट्राई या टेट्रा, पेंटा पेप्टाइड या फिर पॉलीपेप्टाइड्स भी कह सकते हैं हम उन्हें। तो अब हमारे पास क्या आ जाता है कि प्रोटीन चेन जो है ब्रोक हो जाती है। तो किसमें, अगर 10 अमीनो एसिड हो या मोर देन 10 अमीनो एसिड्स हैं तो पेप्टोन्स कहेंगे। अगर पेप्टोन्स जो है वो हाइड्रोलाइज करेंगे फ्यू अमीनो एसिड में, पेप्टाइड कहेंगे। अब पेप्टाइड जो है वो फर्दर जो है अमीनो एसिड्स में टूट जाएंगे। अब हमारे पास एक और चीज़ के जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, कितने हमारे पास यानी इसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे, वो भी हम आगे सीखेंगे एग्जांपल देके। जैसे हम इनकी स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे ना अमीनो एसिड में, इंसुलिन की और इसकी, तो उसमें पढ़ लेंगे हम। अब हम इनकी सिग्निफिकेंस पे आते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी अगर हम अमीनो एसिड की सीक्वेंस देते हैं कि इसकी लाइन ये है, ये इस रो में, ये इस रो में, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या, इसकी क्या ज़रूरत है कि इनकी लाइन, मतलब अमीनो एसिड इधर कर दे उधर कर दे, कोई डिफरेंस तो नहीं पड़े, यानी क्यों डिफरेंस पे पढ़ना चाहिए इनकी सीक्वेंस पे। तो अब इसमें क्या है कि जो एफ सेंगर वाज फर्स्ट साइंटिस्ट डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल में फर्स्ट जो हमारे पास सीक्वेंस है वो किसने डिटरमाइन की थी, एफ सिंगर ने। तो अब हमारे पास क्या है कि उसने क्या देखा था, उसने कौन सी प्रोटीन देखी थी, इंसुलिन प्रोटीन। तो इंसुलिन के अबाउट उसने देखा था कि इंसुलिन पे 51 अमीनो एसिड्स हैं। तो 51 की एक चेन नहीं थी, 51 की 2 चेन्स थी, टोटल 51 थे, 2 चेन्स थी, जिसमें एक चेन में 21 अमीनो एसिड्स थे, दूसरी चेन में 30 अमीनो एसिड्स। 30 और 21 हमारे पास बनते हैं 51। और ये जो हमारे पास टोटल 51 थे, इनमें इस कौन सी लिंकेज थी, एक तो हमने कहा कि इसमें ना पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड लिंकेज प्रेजेंट, वो तो मस्ट है क्योंकि अमीनो एसिड्स मिलते हैं इसी से। तो सेकेंड हमारे पास इसमें डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट थे, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है कि कौन के इनमें से कौन सी लिंकेज प्रेजेंट होती है, पेप्टाइड, डाइसल्फाइड, हाइड्रोजन, कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी प्रेजेंट होती है। तो ये जो तीनों लिंकेज है हमारे पास अमीनो एसिड्स में या प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती हैं, डाइसल्फाइड और उसके बाद ये जो है सेम हेमोग्लोबिन में भी। अब ये एक और बात इसमें इंपॉर्टेंट कि टोटल 51 है ना, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे इसमें पेप्टाइड लिंकेज कितनी है, यानी पेप्टाइड बॉन्ड कितनी है। तो वो इस तरीके से करते हैं, एक चेन की बात करें, एक चेन अमीनो एसिड की 21 अमीनो एसिड्स हैं, तो 21 में से हम करेंगे -1, तो ये कितने बचे 20, यानी 20 इसमें पेप्टाइड बॉन्ड होंगे
और उसके बाद जो है हम बात करते हैं अगर दूसरी चेन की, जिसमें 30 अमीनो एसिड्स हैं, 30 - 1 कर देंगे 29। अब 29 और 20 यानी हम कहते हैं कि हमारे पास कितने बनेंगे, 49 बन जाएंगे। तो 49 हमारे पास क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट हैं, यानी 49 हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड किस में प्रेजेंट है, अमीनो एसिड्स। किन के अमीनो एसिड, इंसुलिन के अमीनो एसिड्स में। अब अगर हम बात करते हैं हेमोग्लोबिन की, सेम हेमोग्लोबिन में भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि हेमोग्लोबिन की जो चेन है उसमें भी 4 चेन्स है, 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होते हैं, बीटा चेन में 146। अब सेम तरीके से इसकी पेप्टाइड बॉन्ड फाउंड करेंगे तो 141 की एक चेन, तो 141 - 1 तो 140 एक बॉन्ड्स, 140 दूसरे में बॉन्ड, और 145 एक में बॉन्ड, 145 दूसरे में। तो इस तरीके से हम टोटल जो है जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है उसमें कितने थाउजेंड्स में प्रोटीन्स होते हैं, यानी मोर देन 10,000 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद ये है कि जो वो किस में है कि उनकी जो कंपोज्ड है वो किससे, यूनिक और स्पेसिफिक अरेंजमेंट से 20 अमीनो एसिड्स, जिसमें हम कहते हैं 10 एसेंशियल है, 10 नॉन एसेंशियल है। अब हमारे पास एग्जांपल दिया गया है हेमोग्लोबिन का, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि हेमोग्लोबिन के 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें से 2 अल्फा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है। अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स, बीटा चेन में 146 अमीनो एसिड्स। तो अब इनमें क्या होता है कि जब हमारे पास एक डिजीज़ है जिसे कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जैसे जो इनकी स्ट्रक्चर है ना, जैसे हमारे पास आरबीसीज है, तो आरबीसीज में हमारे पास क्या होता है हेमोग्लोबिन में, तो उनके जो आरबीसीज है ना वो होते हैं सर्किल टाइप के, जैसे ये दिए गए हैं, ये सर्किल टाइप के होते हैं। सर्किल टाइप इस तरीके से जैसे प्लेट होती है ना बीच में, मतलब उसमें वैक्यूल की तरह बीच में दिया हुआ होता है, इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है नॉर्मल आरबीसीज की। तो इसमें क्या होता है कि जो इनकी स्ट्रक्चर है हेमोग्लोबिन की, हेमोग्लोबिन हमने पढ़ा कि प्रोटीन है, तो हेमोग्लोबिन जो है हमारे पास आ जाती है क्वाटरनरी प्रोटीन में। तो ये हमारे पास जो इंसुलिन है वो प्राइमरी में आ जाती है। ये पॉइंट्स हैं थोड़े। अब क्या है कि इसमें ना जो एक स्ट्रक्चर होती है लाइन वाइज, वेलिन, हिस्टाडीन, ल्यूसीन, ये हमारे पास पूरी जो है क्या है लाइन है। तो इसमें क्या होता है कार्बन नंबर 6 नंबर अमीनो एसिड्स 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, ये अबाउट 6 नहीं दिया गया लेकिन 6 होते हैं। 6 नंबर पे हमारे पास क्या है कि ये ग्लूमेटिक एसिड नॉर्मल है, तो 6th पोजीशन पे ये ग्लूमेटिक एसिड की जगह अगर हमारे पास वेलिन आ जाता है, तो ये हमने पढ़ा कि इनकी सिर्फ चेंजिंग किस में होगी, रेडिकल में। एक रेडिकल की चेंजिंग की वजह से इनका पूरा फंक्शन ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि रेडिकल चेंज हो जाएगा तो अमीनो एसिड चेंज हो जाएगा। अमीनो एसिड चेंज हो जाता है तो क्या हो जाता है कि इसकी अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से इनकी जो स्ट्रक्चर है ना, इनकी शेप है ना, इस शेप पे डिफरेंस आ जाता है, यानी इनकी सिकल टाइप शेप हो जाती है। सिकल टाइप मतलब इनकी कोई इरेगुलर शेप हो जाती है। जैसे ये देखें, ये सर्किल है, ये रेगुलर है, तो इस सिर्फ एक अमीनो एसिड की पोजीशन पे बैलेंस ना होने की वजह से हमारे पास ये डिसऑर्डर हो गया। तो इस तरीके से वो हमारे पास क्या, हेमोग्लोबिन जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी। जैसे ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगी तो ऑक्सीजन की वजह से तो हम सांस ले रहे हैं, अगर ऑक्सीजन ही कैरी नहीं करेगी तो हमारे पास जो है पर्सन की डेथ हो सकती है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकी सीक्वेंस किस तरीके से की जाती है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन पे। तो प्रोटीन की क्लासिफिकेशन में क्या है कि प्रोटीन जो है वो क्लासीफाई किए गए हैं मैनी वेज में। पहले कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, तो प्रोटीन्स जो है क्लासीफाई 2 बेसिस पे, एक फिब्रस होते हैं दूसरे ग्लोबुलर। फिब्रस में क्या होता है कि फिब्रस यानी कि फाइबर्स होंगे, लॉन्ग फाइबर्स जिसे फिब्रस कहते हैं, और उसके बाद सेकेंडरी यानी प्रोटीन जो कि स्पायरल होंगे, वो हमारे पास जो होते हैं वो किस पे कंसिस्ट होते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन्स पे, और उसके बाद इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। नॉन क्रिस्टलाइन फिब्रस की बात की जा रही है कि वो इनसॉल्युबल है और नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं, और उसके बाद क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं नेचर में। और उसके बाद हमारे पास ये है कि वो जो है हमारे पास किस में रोल परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल परफॉर्म करते हैं सेल और ऑर्गेनिजम्स में, जैसे सिल्क, स्पाइडर वेब, और उसके बाद मायोसिन, मसल में जो मायोसिन है वो भी फिब्रस की एग्जांपल है, और फाइबर्स एंड क्लॉथिंग, और उसके बाद कैरेटिनिन फॉर नेल्स एंड हेयर्स, हमारे नेल्स और हेयर्स में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे कहते हैं कैरेटिनिन, वो भी हमारे पास फिब्रस का टाइप है।
अब अगर हम आते हैं ग्लोबुलर पे, तो ग्लोबुलर में क्या होता है कि स्फेरिकल या एलिपोसिडल होती है, यानी क्या होता है इसमें 3 डायमेंशनल फोल्ड्स होते हैं। 3 डायमेंशनल फोल्ड जैसे मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन और कोलेजिन, कोलेजिन जो है हमारे पास आ जाता है इसमें फिब्रस में, मायोग्लोबिन जो है वो हमारे पास आ जाता है ग्लोबुलर में। तो फिब्रस जो है ना इसमें देखें फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ग्लोबुलर जो है ना उसकी हमारे पास एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। और हमारे पास ये क्या है कि वो सॉल्युबल इनसॉल्युबल थे वाटर में, ये हमारे पास सॉल्युबल होते हैं साल्ट में, एसिड में और एक्वस मीडियम में, प्लस में हमारे पास एल्कोहल में। और उसके बाद ये क्रिस्टलाइज नहीं होते, ये क्रिस्टलाइज हो सकते हैं। और उसके बाद ये है कि इसमें हमारे पास एंजाइम्स भी ग्लोबुलर में आ जाते हैं, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स और हेमोग्लोबिन्स। तो इसमें ये हमारे पास दिए गए हैं, जैसे एक्टिन है, एक्टिन मसल फॉर्मिंग है, जो कि एक्टिन हमारे पास थिन होती है और मायोसिन जो है वो थिक होते हैं। और उसके बाद जो है एमिलॉइड है, तो वो हमारे पास सेल सरफेस प्रोटीन है। और उसके बाद ये जो सारे प्रोटीन दिए गए हैं, मतलब इनमें से इंपॉर्टेंट एक तो एक्टिन है, एक तो कोलेजन है, यानी कोलेजन किस में वर्क करती है, स्ट्रेंथ और इलास्टिसिटी देती है स्किन को। और उसके बाद कार्टिलेज को और लिगामेंट्स, टेंडन्स यानी बोन्स और टीथ, इनमें हेल्प करती है कोलेजन। और उसके बाद इलास्टिन की बात करें तो इलास्टिन इलास्टिसिटी देती है टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को। और फिब्रिनिन जो है हमारे पास ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो सपोर्ट करते हैं इलास्टिक और नॉन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज़ को। और उसके बाद जो है हमारे पास ट्यूबुलिन, ट्यूबुलिन जो है हमारे पास क्या होता है, माइक्रोट्यूब्यूल फार्मिंग और केराटिन इन हेयर सोनेल्स में पाया जाता है। ये सारे जो है वो याद रखने की चीज़ें हैं, माइंड में रखने की। और ये था हमारे पास प्रोटीन के लिए। अब हम थोड़ी इनकी स्टडी करते हैं कि लिस्ट ऑफ फंक्शनल प्रोटीन। फंक्शनल प्रोटीन क्या होती है जो कि हमारे पास फंक्शन में हेल्प करती हैं। फंक्शंस कौन से करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव एंजाइम्स है हमारे पास, तो एंजाइम में अमाइलेज, लाइपेज और उसके बाद पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे हमारे पास क्या है, हाइड्रोलाइसिस करते हैं सिंपल और मोनोमर्स में। जैसे हमारे पास फूड है ना, फूड में अमाइलेज किस पे वर्क करता है, लाइपेज जैसे लिपिड पे वर्क करता है, पेप्सिन जो है हमारे पास जैसे कहते हैं कि प्रोटीन्स पे वर्क करता है, पेप्टाइड्स पे, ट्रिप्सिन जो है हमारे पास किस पे वर्क करता है। इस तरीके से ना अलग अलग होते हैं ये हमारे पास, जो हमारे पास पॉलीमर्स है उनको कन्वर्ट करते हैं मोनोमर्स में। अब अगर हम ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, ट्रांसपोर्ट में हेमोग्लोबिन और एल्ब्यूमिन आ जाते हैं। हेमोग्लोबिन हमारे पास क्या ट्रांसपोर्ट करती है, जैसे हमने पहले हम पढ़ के आए, ओके मोस्ट फेमिलियर है ये, कि कैरी करती है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इन द सरफेस, अदर सरफेस इन द ब्लड और लैम्फ थ्रू आउट द बॉडी। और हार्मोन्स जो है उनमें से इंसुलिन और थायरोक्सिन आ जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या है कि कोऑर्डिनेट डिफरेंट फंक्शन ऑफ बॉडी। ये हार्मोन्स का यही वर्क होता है कि वो बॉडी को कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी कोई फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कहते हैं। तो हमारे पास डिफेंस में अमाइनोग्लोबुलिन और उसके बाद इंटरोफेरन प्रोटीन आ जाते हैं। ये भी हमारे पास प्रोटीन की टाइप है जो कि हमारी बॉडी में डिफेंस सिस्टम यानी इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं, हम कहते हैं, यानी फॉरेन पैथोजिन से प्रोटेक्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई फॉरेन पैथोजिन आ जाता है तो उन्हें किल करने के लिए ये हेल्प करते हैं। और उसके बाद कॉन्ट्रेक्टाइल में एक्टिन और मायोसिन आ जाते हैं। एक्टिन और मायोसिन क्या है, मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो स्टोरेज में लिग्यूम स्टोरेज प्रोटीन और उसके बाद एग वाइट एल्ब्यूमिन ये हमारे पास आ जाते हैं, जो कि हमारे पास नोरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कैसे होती है, अगर एग और स्पर्म्स के बाद जो है हमारे पास एम्ब्रियो बनता है फ्यूज़ होके, तो इसमें ना जो हमारे पास एल्ब्यूमिन है एग में प्रेजेंट होती है, तो एल्ब्यूमिन जो है हमारे पास वो नोरिशमेंट प्रोवाइड करेगी एम्ब्रियो को हेल्प करने में। इट्स ऑल अबाउट प्रोटीन्स। और उसके बाद जो है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, जब तक हम दूसरा लेक्चर प्रिपेयर करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक